अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुआफ़िर मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर। और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, बेचैनी और घबराहट की बीमारी के बारे में। बेचैनी, घबराहट और अमूमी घबराहट क्या है, ये किस तरह हमारी ज़िंदगी पर अपने असरात मुरतब करती है और हमारी डेली फंक्शनिंग किस हद तक इसकी वजह से मुतासिर होती है और किस तरह हम एंजाइटी डिसऑर्डर से बचकर उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, घबराहट या अमूमी घबराहट क्या है। घबराहट बेसिकली हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में जो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें हम परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में अक्सर हम फाइट और फ्लाइट मोड हमारा ऑन हो जाता है, जिसका मतलब है लड़ो या भागो वाली सिचुएशन। अक्सर औकात तो हम उस सिचुएशन से लड़ लेते हैं, लेकिन अक्सर क्या है, हम भाग जाते हैं। हम उसकी वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें जहनी और जिस्मानी खिंचाव होना शुरू हो जाता है। इसके कुछ जिस्मानी जो है वो सिम्टम्स भी हैं और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं। अगर मैं इसके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करूं आपसे, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें खिंचाव होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हमारे सर दर्द में, हमारा सर जो है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करता है, हमारे कंधों में, हमारी कमर में, टांगों में, यानी जिस्म के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों में। उसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। हम अपनी जो नॉर्मल सिचुएशन है उस पर भी काबू खो देते हैं। खौफ की सूरत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ आना शुरू हो जाता है अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में। और उसके साथ ही साथ हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं वो कुछ यूँ हैं कि हम तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर फोकस की बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है, हम ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ पर नहीं रह सकते हैं, हमारा मूड बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है, हमें समझ नहीं आती इस मूड के पीछे वजह क्या है, लेकिन उसके बावजूद हमारा मूड बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अक्सर लोगों को मौत का खौफ आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक जगहों पे, लाइक कहीं बाहर जाने से खौफ आना शुरू हो जाता है, किसी आउटसाइड पे वो आ जाता है। डिफरेंट जो एंजाइटी की टाइप्स हैं जिसमें अगोराफोबिया है, पैनिक अटैक्स है, वो डिफरेंट सूरतें आना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं एंजाइटी डिसऑर्डर में पाकिस्तान में कितने लोग किस हद तक इससे मुतासिर होते हैं, तो हमारे यहाँ 100 में से, हर 100 में से 3 लोगों को लाजमी एंजाइटी जो है वो इफेक्ट करती है। उसके पीछे कोई मेन वजह नहीं होती है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में, हम सब अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एंजाइटी को फेस करते हैं और ये हमारी लाइफ पे इफेक्ट करती है। कुछ लोग तो अपनी विल पावर से इससे निकल भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को प्रोफेशनल और साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए वो अपने थेरेपी सेशंस लेकर अपनी इस जो बेचैनी और घबराहट की बीमारी है उससे निकल सकें। अगर मैं बात करूं इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर होने की या घबराहट की बीमारी के पीछे, तो कोई खास वजूहात नहीं है। रिसर्चेस जो देखी गई हैं उनमें जो हमने ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा आपका ये जो विरासती फैक्टर है, यानी जो जेनरेटरी और हेरिडिटरी फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं किसी इशू में कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से एंजाइटी या परेशानी की बीमारी लग जाती है, एक सबसे बड़ा फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर ये है, हमारी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो हमारे सिचुएशन पे। अक्सर लोग नौकरी की वजह से अपने घर के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, अपने जो फैमिली पर्सनल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एंजाइटी का इन पे इफेक्ट होती है। लेकिन जब एंजाइटी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है तो वो हमारे ऊपर पर्सनल हद तक इफेक्ट करती है, और जब हमारे पर्सनल हद तक इफेक्ट करती है तो हम अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। अब इसकी कुछ रेंजेस हैं, जिस तरह हम कहते हैं हर चीज़ में माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। माइल्ड और मॉडरेट एंजाइटी में ये होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा के काम कर पाते हैं, लेकिन जो स्वेयर एंजाइटी होती है, जिसको हम अमूमी घबराहट बेसिकली कहते हैं, उसमें आप अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, रोज़मर्रा के जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। आपका वो काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, और अनटिल और अनलेस ऐसे होता है कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, आप घर में अकेले रहते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं, तो उसकी वजह से आपको दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर एंजाइटी की वजह से पैनिक अटैक और बहुत स्वेयर डिसऑर्डर्स की तरफ भी हम जाना शुरू हो जाते हैं।
अब लास्टली मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, इसके इलाज की, तो इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है मेडिकेशन और एक है थेरेप्यूटिक सेशन, जो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या जो प्रोफेशनल हेल्पर सीकर्स हैं उनसे ले सकते हैं। अब जो मेडिकेशन है वो किस सूरत में हेल्प करती है, जब आपके सिम्टम्स, आपकी असेसमेंट की जाती है एक असेसमेंट स्केल के जरिए, अगर उस पर आपके सिम्टम्स जो हैं वो सिवियरिटी पे आए हैं, यानी माइल्ड भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, सिवियर है, कि आपकी रोजमर्रा की रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, उसमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप पहले मेडिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि मेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% उस केस में आपको मेडिकेशन चाहिए होती है और 50% आपको साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। अब साइकोलॉजिस्ट किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टिग्मा तो यही है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह का कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास आप जब जाते हैं तो एंजाइटी जो आपकी अगर डायग्नोसिस है, मतलब आपकी बीमारी की अगर तशखीस हो चुकी हुई है, तो उसके प्रॉपर 1 से लेकर 12 से 15 तक सेशंस होते हैं। डिपेंड करता है हर एक वेरिएंट पे कि हर एक इंसान की कैपेबिलिटी किस तरह अपने थेरेप्यूटिक सेशंस को लेने की सलाहियत है। अब थेरेप्यूटिक सेशन में आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको मेंटली रिलैक्स किया जाता है आपके जिस्मानी और जहनी तौर पर। उसके बाद आपको इस काबिल बनाया जाता है इन पूरे सेशंस के दौरान कि आप अपने आप के कोच खुद बन जाते हैं और आप उन सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से निकल भी आते हैं। इसमें डिफरेंट है कि आपको पहले मेंटल हेल्थ रिलैक्सेशन करवाई जाती है, उसके बाद आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो आप अपनी मदद आपके तहत काम कर सकें। जब आप अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं तो आपको काउंसलिंग और थेरेपी सेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी विलिंगनेस कितनी है, आपकी अपनी इनर मोटिवेशन कितनी है उस मसले को बेहतर करने के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी सिस्टम जो है सिम्टम का शिकार है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है और आप अपने आप को किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा सिवियरिटी की तरफ ले जाएगी। और अक्सर औकात ये इतने सिवियर हो जाते हैं कि मेडिकेशन आपको बहुत ज्यादा हद तक लेनी पड़ती है, प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है जब भी इन सिम्टम्स में से किसी एक की भी इंडिकेशन हो तो वो एक अलार्मिंग साइन है, और उस अलार्मिंग साइन में आपको प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लेनी चाहिए। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। सबसे पहले वैसे आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर वो आपकी असेसमेंट करता है कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपको रिकमेंड कर दिया जाता है साइकेट्रिस्ट के पास। वापस फिर आप साइकोलॉजिस्ट से आकर प्रॉपर थेरेप्यूटिक सेशन देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो आप लोग सुनना चाह रहे हैं किसी भी एक नॉलेज वीडियो के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को भी कवर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।